ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। भारत सरकार ने उन लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है जो चीन की यात्रा करते हैं या फिर चीन से होकर गुजरते हैं। दरअसल ये पूरा मामला करीब 2 सप्ताह पहले सामने आया, जब अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक महिला को चीन के शंघाई हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था। चीन के अधिकारियों ने महिला के भारतीय पासपोर्ट को वैध मानने से इनकार कर दिया था। अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि चीन जाते समय या देश से गुजरते समय ये पूरी समझदारी से काम लें। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि चीन के अधिकारी ये आश्वासन देंगे कि उनके हवाई अड्डों पर भारतीय नागरिकों को चुनिंदा रूप से निशाना नहीं बनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने यह भी उम्मीद जताई कि चीन भारतीय नागरिकों को मनमाने तरीके से हिरासत में नहीं लेगा और न ही उन्हें परेशान करेगा। विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ शब्दों में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हमेशा रहेगा। इसमें भारत कोई दखल नहीं चाहता है। यूपी के जालौन में कुछ दिन पहले एक इंस्पेक्टर ने सुसाइड कर लिया था। अब इस मामले में जो खुलासा हुआ उससे जानकर पुलिस विभाग के अधिकारी भी हैरान रह गए। शुक्रवार को थाना प्रभारी अरुण कुमार राय ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी थी। अब इस मामले में एक महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार किया गया, जो शुरुआत से ही संदिग्ध लग रही थी। शुरुआती जांच में पता चला कि महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा और थाना प्रभारी के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी, जो मौत की वजह बनी। दोनों पहले एक ही थाने में थे, बाद में अलग अलग थानों में पोस्टिंग हो गई, लेकिन मीनाक्षी का अरुण के कमरे पर आना जाना बना रहता था। घटना के बाद मीनाक्षी शर्मा घर के अंदर से चीखती हुई बाहर निकली थी और अधिकारियों के सामने पूरी कहानी बताई थी। जांच में पता चला कि महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा 9:15 पर थाना प्रभारी के आवास पर पहुंची थी और इसके 3 मिनट बाद ही चीखती हुई घर से बाहर निकल गई और फिर फरार हो गई। जांच में पता चला कि 1 साल से मीनाक्षी शर्मा थाना प्रभारी अरुण कुमार राय के संपर्क में थी और इसी दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। कहा जा रहा है कि मीनाक्षी शर्मा थाना प्रभारी अरुण कुमार राय को ब्लैकमेल करती थी और पैसों की डिमांड भी, जिसके चलते अरुण कुमार राय ने सुसाइड कर लिया। अगली खबर तेजप्रताप यादव के करीबी सौरभ उर्फ अविनाश की। विधानसभा चुनाव के दौरान तेजप्रताप के अगल बगल वीडियो में अक्सर कोई शख्स सबसे ज्यादा दिखा तो वो अविनाश ही थे, लेकिन वही अविनाश अब तेजप्रताप यादव पर मारपीट के अलावा कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिहार में ये शोर है। बिहार चुनाव के दौरान इनको आपने तेजप्रताप के आगे पीछे बिल्कुल चंद बरदाई वाले अंदाज में प्रशंसा गीत और तेजप्रताप की तारीफें करते हुए खूब सुना होगा। इनके लिए तेजप्रताप ब्रह्मांड नायक से कम नहीं थे। भैया के अंदर जो है लालू जी के रगों में लालू जी का खून। लेकिन वही जबरा फैन अब तेजप्रताप पर गंभीर आरोप लगा रहा है। तेजप्रताप यादव जी के लिए जितनी शिद्दत से चुनाव प्रचार करिएगा, मेहनत करेगा, उसका नतीजा ये है कि आपका बंडी फटा मिलेगा और हम इस पे कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे। बहुत ही घटिया आज पता चल गया कि तेजप्रताप यादव ने इस तरीके का मानसिकता अपनाया और अपने कार्यकर्ताओं को इस कदर बर्बाद करने का काम किया। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि कल तक तेजप्रताप की शान में कसीदे गढ़ने वाले सौरभ उनको बुरा भला कह रहे हैं। सौरभ का कहना है कि तेजप्रताप ने अपने बंगले पर बुलाकर उन्हें पिटवाया। 20 से 30 गुंडों के साथ मुझ पे आक्रमण किया गया, मारा गया। तो सौरभ का आरोप है कि खान सर के भाई के रिसेप्शन के दौरान तेजप्रताप उनसे नाराज हो गए थे और उसी के बाद उन्हें केवल मारा पीटा नहीं गया, बल्कि उनके कपड़े उतरवाकर उनका वीडियो भी बनाया गया। मामले में तेजप्रताप की तरफ से अब तक कोई पक्ष सामने नहीं आया है। मारा गया और हम लोग केक लेके गए थे, मेरे गाड़ी को पंचर कर दिया गया। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखते ही मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम समाज के लोग जी खोलकर चंदा दे रहे हैं। चंदे की रकम इतनी हो गई कि कई पेटियों में भरकर हुमायूं कबीर के घर लाया गया। दावा है कि अब तक 2.5 करोड़ रुपए का चंदा गिना जा चुका है और गिनती अब भी जारी है, जिसे गिनने के लिए 30 से ज्यादा लोग लगाए गए, लेकिन 11 पेटियों में इतना पैसा था कि 30 लोग इसे गिन नहीं पाए और नोटों की गिनती के लिए मशीन लगानी पड़ी। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के बाद मस्जिद बनाने के लिए चंदे मिले थे, जिसे पेटियों में भरकर पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के घर लाया गया। इन पैसों के बारे में लोगों को तब पता चला जब ये वीडियो सामने आया। इस वीडियो को खुद हुमायूं कबीर ने फेसबुक पर शेयर किया, जिसमें कुछ लोग नोट गिनते नजर आए। यही नहीं, लाखों लोगों ने QR स्कैन पर मस्जिद बनाने के लिए चंदा दिया। आरोप है कि हुमायूं कबीर को बांग्लादेश से भी पैसे मिले हैं, लेकिन उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया। तो सच कोई पैसा नहीं देगा, कोई खर्च करके कोई पैसा भेजे तब
एक तरफ मुर्शिदाबाद में बाबरी बनाने के लिए चंदा जुटाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी काफी तेज हो गई है। बंगाल के बीजेपी नेताओं ने ये आरोप लगाया कि टीएमसी के कहने पर हुमायूं कबीर ने बाबरी का शिलान्यास करवाया। हुमायूं कबीर मुस्लिम समाज से चंदा लेकर अयोध्या वाली बाबरी जैसी मस्जिद बनाने में जुटे हैं। इस पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा, जब नया सरकार बनेगी तो वो हुमायूं कबीर का वो ढूंढ कभी उसको पता नहीं चलेगा। तो वहाँ पे मंदिर बनाइए आप, कोई गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की वजह से पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश बनने जा रहा है और मस्जिद पॉलिटिक्स के पीछे टीएमसी है। हाँ, हुमायूं कबीर नहीं रखे हैं, ममता बनर्जी रखवाई है और नौटंकी कर रही हैं अपने सांसदों से, उसके खिलाफ में बयान दिलवा रही है। आज लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। लोकसभा में उनका संबोधन 55 मिनट का रहा। प्रधानमंत्री के संबोधन में जितना जिक्र अंग्रेजों की क्रूरता का रहा, उतना ही जिक्र कांग्रेस की नीतियों का भी था। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। पीएम ने न सिर्फ आपातकाल का जिक्र किया बल्कि संविधान के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम को तोड़ दिया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। पीएम ने अपने भाषण में कई बार नेहरू का जिक्र किया। हालांकि उनके संबोधन के दौरान लोकसभा में न तो राहुल गांधी मौजूद थे और न ही प्रियंका गांधी। वंदे मातरम पर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी ने राष्ट्रगीत पर बहस कराने को लेकर भी सरकार को घेरा और नेहरू को लेकर भी पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार वर्तमान और भविष्य की तरफ नहीं देखना चाहती, बल्कि देश के नायकों पर नए आरोप लादना चाहती है। हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के नेहरू वाले बयान पर भी पलटवार किया। और जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। प्रियंका ने कहा कि नेहरू पर जितना बोलना है सरकार एक बार में बोल ले, लेकिन उसके बाद बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा जरूर कराएं, क्योंकि आज देश के लिए यही बड़े मुद्दे हैं। वंदे मातरम पर कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने लोकसभा में बोला। उन्होंने वंदे मातरम के योगदान पर भी चर्चा की। इसके साथ साथ बार बार नेहरू का नाम लेने को लेकर पीएम को घेरा। गोगोई ने कहा कि बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले, पंडित नेहरू के योगदान पर दाग नहीं लगा सकती। जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। लोकसभा में कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी के पूर्वजों ने आजादी के आंदोलन में भी भाग नहीं लिया। जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहाँ थे? कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि राष्ट्रवाद की बात करने वाले बीजेपी के पूर्वजों ने 52 साल तक ना तो तिरंगे का सम्मान किया और ना ही राष्ट्रगान गाया। देखिए, वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी पार्टी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पूर्वजों ने ना तो आजादी के पहले वंदे मातरम गाया और ना ही बाद में, बल्कि बीजेपी अंग्रेजों की तरह ही सियासत करती है। ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे?
सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। अखिलेश यादव ने बीजेपी को दरारवादी बताया। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गाना नहीं है, उसे निभाना भी जरूरी है। लोकसभा में जब पीएम मोदी बोल रहे थे वंदे मातरम पर, तब उनके एक शब्द को लेकर विवाद भी हो गया। दरअसल पीएम मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कह दिया था, जिस पर विपक्ष ने विरोध जताया। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। टीएमसी के सांसदों का तर्क था कि बंगाल में दादा बड़े भाई को कहते हैं, ऐसे में बंकिम चंद्र चटर्जी को दादा कहना ठीक नहीं। हालांकि जब विपक्ष ने टोका तो प्रधानमंत्री ने अपने शब्द वापस लिए और बंकिम दा की जगह बंकिम बाबू कहा। बंकिम बाबू बोले, अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जब टीएमसी सांसद काकोली घोष इस चर्चा में शामिल हुई तो उन्होंने प्रधानमंत्री पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अपमान का आरोप लगा दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी कैबिनेट के साथ श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। सुबह के वक्त अपनी पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होकर मत्था टेका और दिल्ली की जनता की सुख शांति के लिए अरदास भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होकर सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सेवा ही सबसे बड़ा मार्ग है। गुजरात के कच्छ में समंदर के पास 100 एकड़ की जमीन पर बुलडोजर चला। यहां अवैध कब्जा करके रहने वाले लोगों के घरों को तोड़ने के लिए प्रशासन की बहुत बड़ी टीम पहुंची हुई थी। तैयारियां दिन निकलने के पहले से शुरू हो चुकी थी। 20 बुलडोजर, 20 बड़ी मशीनें, 20 लोडर, 40 डंपर और 100 ट्रैक्टर लेकर पोर्ट के पास की जमीन को खाली कराने के लिए प्रशासन निकला। कार्रवाई के सबूत में कोई कमी न रहे, इसीलिए ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई। सुरक्षा के लिहाज से 40 अधिकारी और 500 पुलिस वालों को लगाया गया था। जो जमीन को खाली कराने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चला, उसकी मार्केट वैल्यू करीब 250 करोड़ की है। अब बात करेंगे इंडिगो की फ्लाइट्स की, जो आज छठे दिन भी सही से उड़ान नहीं भर पाई। इंडिगो ने आज अपनी 500 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल किया। आज उन्होंने इसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर पहले ही अपलोड की थी, लेकिन यात्रियों का भटकना आज भी जारी रहा। मुंबई एयरपोर्ट में अपनी कैंसर पेशेंट पत्नी के साथ भटक रहे यात्री के मुताबिक उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही। ये लोग अच्छे से बात ही नहीं करता है कि आप इधर जाओ ऐसा बोलता है। अभी कैसे जाऊंगा, ये पेशेंट बहुत खराब है, कैंसर का पेशेंट है ये। दिल्ली एयरपोर्ट में भी एक यात्री ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर रिफंड के लिए गुहार लगाई। Can I say something? सर, रिफंड के लिए भी वो लोग कुछ बता नहीं रहे का, उनको आइडिया ही नहीं कि रिफंड होगा कि भी नहीं होगा। सरकार ने संसद में रिफंड पर सफाई देते हुए बताया है कि 1 से 7 दिसंबर के बीच टिकट कैंसिलेशन और रिफंड की जानकारी दी गई। We have observed cancellations of 5,86,705 PNRs. No, please, for which 569 crores has been given. सरकार ने इंडिगो को जल्द से जल्द रिफंड देने का निर्देश पहले ही दे दिया है। रिफंड के लिए तो इंडिगो ने भी कह दिया है कि वो देर सवेर पैसे तो यात्रियों के वापस करेंगे ही, लेकिन अब सवाल यहाँ ये कि सामान कहाँ है। इंडिगो के पास यात्रियों के 9,000 बैग जमा हुए थे, जो फ्लाइट कैंसिल होने के बाद एयरपोर्ट में ही रह गए हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट में इन्हीं सामानों का अंबार लगा दिखा। यात्रियों के वो बैग हैं जिन्होंने चेक इन की, जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई और उनके लगेज अब फंस गए। इंडिगो को सख्त निर्देश थे कि वो यात्रियों का सामान तुरंत लौटाए, लेकिन
कल तक का समय भी दिया गया था इंडिगो को कि तमाम जो सामान है वो पहुंचाएं, लेकिन अभी देखिए स्थिति जो है वो जस की तस है। हालांकि इंडिगो का कहना है कि अगर किसी को बैग चाहिए तो वो उसके कस्टमर केयर से संपर्क में रहे। फिर भी अगर काम नहीं बना तो बैग में लिखे नाम और नंबर के आधार पर यात्रियों को ट्रेस कर उनके घर तक सामान पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल हजारों बैग्स एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं। इधर इंडिगो ने कंपनी के लेवल पर किए जा रहे काम के भी लोगों को इस बारे में बताया। उसने बताया कि संकट शुरू होने के बाद से लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन ये सब तब हुआ जब बात हाथ से निकल चुकी थी। सच्चाई ये है कि जिन तारीखों की उड़ानें बाद में रद्द हुई, उन्हीं तारीखों की टिकटें इंडिगो सेल में बेच रहा था। अपने सस्ते किराए के लिए मशहूर इंडिगो ने दिसंबर महीने की टिकटों को सेल में ही बेचना शुरू कर दिया था। ये काम अगस्त महीने से चालू था। 15 अगस्त पर इंडिगो ने सेल लगाई, जिसमें 31 मार्च 2026 तक की घरेलू उड़ानों की टिकटों के दाम 1508 रुपए तक गिरा दिए। छुट्टी मनाने जाने वाले लोगों ने भरपूर बुकिंग की। फिर 2 महीना बीत जाने के बाद नवंबर से FDTL के नए नियम आए। तब अपने स्टाफ की कमी पूरी करने के बजाय इंडिगो ने फिर से 5 से 8 नवंबर के बीच सेल लगा दी, जिसमें 12 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक की बुकिंग में भारी डिस्काउंट दिया। यानी क्रू मेंबर्स में कमी होने के बाद भी बुकिंग ली गई और अब इंडिगो के पास सॉरी के अलावा कहने को कुछ बचा नहीं। लगातार 6 दिनों से कैंसिल हो रही इंडिगो की फ्लाइट्स का मुद्दा आज देश की संसद में उठा। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने एक-एक करके सभी सवालों का जवाब दिया। विमानों पर पहला सवाल कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी की तरफ से आया। तो ये जो इंडिगो का डिफेक्ट आया था, क्या ये AMSS का था? अगर AMSS का नहीं था तो क्या था, कृपया बताने की कृपा करें। जवाब में नागरिक उड्डयन मंत्री ने इंडिगो को इसका जिम्मेदार बताया। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। सरकार की तरफ से सख्त एक्शन का भरोसा देश की संसद में दिया गया है। We are not taking this situation easily. We are doing an inquiry and we will take very strict action. केंद्र सरकार ने देश को बताया कि नए नियमों का पालन करने में इंडिगो की नाकामी के कारण सब परेशान हुए। नई गाइडलाइंस का दूसरा चरण 1 नवंबर से लागू हुआ और उसके ठीक 1 महीने बाद यानी 1 दिसंबर से इंडिगो ने अपने हाथ खड़े कर दिए। 2025 का आंकड़ा अगर देखें तो देश में करीब 65% फ्लाइट्स इंडिगो की ही थी। अब सरकार इंडिगो के इस राज को खत्म करना चाहती है और इसी के तहत सरकार ने संसद में भी कह दिया कि वो देश में और एयरलाइंस चाहती हैं। I want more players to be there in this industry. This is the time to start an airline in India. एयरलाइन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए यह सरकार का एक इनडायरेक्ट न्योता था। सरकार ने बताया कि देश में 5 बड़ी एयरलाइंस की जरूरत है। But the capacity, the demand that India is creating today, we need to have 5 big airlines, and that has been the efforts from the ministry to encourage more airlines to come in. अभी देश में घरेलू उड़ानों में बड़ा नाम इंडिगो और एयर इंडिया का ही है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 90% तक उड़ानों को कंट्रोल करते हैं। इंडिगो के मुद्दे पर विपक्ष सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है। आज लोकसभा में भी इसे लेकर हंगामा हुआ। ठीक 12 बजे कांग्रेस ने सरकार से जवाबदेही मांगनी शुरू कर दी थी। विपक्ष के हंगामे के बीच कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एयरपोर्ट में फैली अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। इतना तबाही आज एयरपोर्ट्स में हो रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं। संसद के बाहर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार इंडिगो के आगे झुक गई है और इधर हम लोग देख रहे हैं कि इंडिगो फ्लाइट से ही सरकार झुक गई है। फ्लाइट ही झुका दे रही है सरकार को। आखिरकार कारण क्या है? कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। I have never seen this type of total stagnant situation. It's a disaster that government of India should have planned something. विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने एयरलाइंस को मनमानी की छूट दी, जिससे अब आम जनता को परेशानी हुई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।